नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। देश की सियासत का पारा आज एकदम से गर्मा गया। राहुल गांधी पटना पहुंचे। यहां सबसे पहले उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। लालू यादव राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। लालू यादव और राहुल गांधी के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। वाम दलों के नेताओं से भी संपर्क साधा गया। बैठक में बिहार में सरकार बनाने को लेकर चर्चा की गई है। नीतीश को लालू ने जो ऑफर दिया उस पर भी बात होने की खबर है। इसके बाद दावे हो रहे हैं कि बिहार में बहुत जल्द ही बदलाव हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि वो अभी भी असमंजस की स्थिति में है। जिस तरह से एनडीए के अंदर से ही उन पर अब हमले शुरू हो गए हैं, उसके बाद नीतीश मुश्किल में है। दिल्ली लौटने से पहले राहुल गांधी आंदोलन कर रहे बीपीएससी के छात्रों से मिलने पहुंच गए, उनकी शिकायतों को सुना। तो दूसरी तरफ आज लालू यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि पार्टी के उम्मीदवारों से दूसरे हर फैसले में तेजस्वी यादव लालू यादव की तरह फैसला ले सकते हैं। यानी तेजस्वी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत दे दी गई है। लालू यादव ने बैठक में ऐलान कर दिया कि बिहार में अब चुनाव आ गया है। महागठबंधन को चुनाव देखना है और जीतकर सरकार बनानी है। इस बार 2020 जैसी कोई चूक नहीं होनी है। पार्टी नेताओं से लालू ने चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। पटना में महागठबंधन के नेताओं के जुटने और नीतीश की नाराजगी की खबरों का असर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। नीतीश की पलटी मारने की खबरों से परेशान अमित शाह अचानक ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पहुंच गए। चंद्रबाबू नायडू से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम तय हो गया है। साफ है, बीजेपी को भी अब जेडीयू और टीडीपी के पाला बदलने की चिंता दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों ही दल पाला बदलते हैं तो दो राज्यों से तो एनडीए की सरकार जाएगी ही, केंद्र से मोदी सरकार की विदाई भी हो जाएगी और महागठबंधन सत्ता में आ जाएगा। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत और बीजेपी पर करारा हमला किया है। राहुल ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वे भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। वो सोशल स्ट्रक्चर को मिटा रहे हैं। संविधान में कहा लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जाना चाहिए। संविधान की लाल किताब हाथ में लेकर राहुल ने कहा कि हमारा संविधान कोने कोने में पहुंच गया है। ये हमारे लिए संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हजारों साल की सोच, हिंदुस्तान की सोच है। हर राज्य के महापुरुषों की आवाज इस संविधान में है। देश में दलितों की आवाज को दबाया गया है, लेकिन देश के संविधान में लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है। संविधान ने लोगों के उस दर्द को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो कम किया है। राहुल ने गंगा नदी की ओर देखा और कहा कि इसका पानी हर जगह पर है। जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही संविधान की सोच हर व्यक्ति और संस्था के अंदर गंगा के पानी की तरह जाए। बीजेपी चाहती है कि संविधान को उठाकर फेंक दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कहा कि इसको सिर पर नहीं रखा तो जनता आपको फेंक देगी। फिर मोदी आए, चुनाव बाद इसको मत्था टेका और चले गए। आज के हिंदुस्तान में एक सांसद के पास पावर नहीं है। मैं मिलता हूं बीजेपी के दलित सांसद से, वो कहते हैं कि हमें पिंजरे में बांध कर यहां कैद कर रखा है। राहुल ने कहा कि कंपनियों के मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें एक पिछड़े या दलित का नाम दिखा दो। मीडिया में एंकर और मालिक की लिस्ट निकालिए और एक का नाम दिखा दीजिए। फिर मैंने लिस्ट निकाली, एक भी दलित पिछड़े लोग नहीं दिखे। देश में पिछड़ों की आबादी 50% है, कोई जानता नहीं है। दलितों की 15% और आदिवासी की 8% है। हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है तो बजट में भागीदारी 5% है। राहुल के तेवर से साफ है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखे। सभी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। जनता के लिए तमाम लोक लुभावने वादे कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और गारंटी का ऐलान किया है, लेकिन इस बार ये गारंटी दिल्ली में किराएदारों के लिए है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किराएदारों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसी योजना लाएंगे जिससे किराएदारों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से पूर्वांचली समाज को बड़ा लाभ मिलेगा। इसी के साथ केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग बीजेपी ने रुकवा दी है। उन्होंने कहा कि आईटीओ पर आज एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी, दिल्ली पुलिस ने इसकी स्क्रीनिंग रोक दी है, जबकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये पत्रकारों के लिए प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। आप पर बनी हुई फिल्म की स्क्रीनिंग अवैध
तरीके से रोक दी गई है। डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया जाना था कि कैसे आपने बीजेपी की साजिशों का सामना किया है। प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए चुनाव आयोग की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हार के डर से बौखलाई बीजेपी ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल पर हमला कराया है। आपके मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थरों से हमला कर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है ताकि वो प्रचार ना कर सके। लेकिन हम बीजेपी की इन हरकतों से डरने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता इन्हें जवाब देगी। बताते चलें कि आज प्रत्याशियों की ओर से दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच की गई, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। कई पार्टियों की ओर से प्रत्याशी के साथ साथ डमी कैंडिडेट की ओर से भी नामांकन दाखिल कराया गया। जांच के बाद कई प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। सैफ केस की जांच में जुटी पुलिस की टीम ने करीना कपूर का बयान दर्ज किया। पुलिस उनके आवास पर पहुंची और घटना से जुड़े तमाम सवाल किए। एक्ट्रेस करीना कपूर की स्टेटमेंट के बाद मामले और हमलावर से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं। करीना ने अपने बयान में कहा है कि सैफ के बीच बचाव के कारण ही हमलावर उनके छोटे बेटे जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। हमलावर काफी आक्रामक था और उसने हिंसक हाथापाई की। उसने कई बार सैफ पर हमला किया, लेकिन अपराधी ने सामने रखी ज्वेलरी को छुआ तक नहीं, ना ही उनके घर से कोई चीज चुराई। मैं हमले के बाद घबरा गई थी, इसलिए करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। फिलहाल हमलावर के कुछ भी न चुराने पर उसके हमले के इरादे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र में प्रशासन में कोई दम नहीं है। बीजेपी कहती है कि पुलिस का हौसला कम करने का कोई काम ना करे, लेकिन भर्ती से लेकर पोस्टिंग में कमीशन खाया है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जंगल राज पैदा करने का काम भी सरकार ने किया है। सेलिब्रिटी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, गांव का सरपंच भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। सैफ अली खान के मामले में गुनहगार का नहीं मिलने का मतलब है कि सरकार ने पुलिस में करप्शन का काम किया है। ऐसे में महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। 13 सीनियर वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान को लेकर सीजेआई संजीव खन्ना को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सीजेआई से कहा गया है कि वो जस्टिस यादव के भाषण का स्वतः संज्ञान ले और मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को जस्टिस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दें। वकीलों ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ये सार्वजनिक रूप से संज्ञान में लाया गया है और व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर 2024 को एक सभा को संबोधित किया। इस सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुस्तकालय परिसर में किया गया था। उनके भाषण की सामग्री, जिसे रिकॉर्ड किया गया और व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, को नफरती भाषण के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें ऐसी टिप्पणियां शामिल हैं जो असंवैधानिक और एक न्यायाधीश द्वारा ली गई पद की शपथ के विपरीत प्रतीत होती हैं। बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इसी के साथ उन्होंने मुस्लिमों को देश के लिए खतरा बताया था। इस बयान को लेकर विवाद बढ़ता देख सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जज यादव को दिल्ली बुलाकर नसीहत भी दी थी, जिसके बाद हाल ही में जस्टिस यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए अपने बयान पर कायम रहने की बात कही थी। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के 13 सीनियर वकीलों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना को चिट्ठी लिखी है। अब देखना होगा कि वकीलों की इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। कि आरजीकर अस्पताल मामले में सियालदह कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अब कोर्ट 20 जनवरी को संजय रॉय को सजा सुनाएगा। बता दें कि आरजीकर मामले के 163 दिनों के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सीबीआई ने कोर्ट से दोषी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। वहीं दोषी की बहन का कहना है कि इस फैसले को चुनौती देने की उनकी कोई योजना नहीं है। बता दें कि पिछले साल 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक उत्पीड़न के साथ साथ जान देने का भी मामला सुर्खियों में आया था, जिसके बाद 10 अगस्त को आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। टास्क फोर्स ने जांच शुरू होने के 6 घंटे के अंदर ही संजय रॉय को अरेस्ट किया था। सीसीटीवी के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। ये दोषी के फोन से कनेक्ट हो गया था। संजय की जीन्स और जूतों पर पीड़िता का ब्लड भी पाया गया था। इसके साथ ही साथ संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से भी मैच हुआ था। संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे वे उससे 24 से 48 घंटे के अंदर ही लगे थे। माना गया कि यह ब्लंट फोर्स इंजरी है जो पीड़ित से अपने बचाव के दौरान हुई होगी। इसी के जरिए पुलिस संजय को पकड़ने में कामयाब रही थी। मामले को लेकर न सिर्फ कोलकाता बल्कि देश भर में गुस्सा देखा गया था और अब 163 दिनों के बाद कोर्ट ने संजय राय को दोषी करार दे दिया है।
अब देखना होगा कि 20 जनवरी को कोर्ट दोषी संजय रॉय को कौन सी सजा सुना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 20 जनवरी को वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके शपथ ग्रहण समारोह में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये समारोह खुले में न होकर यूएस कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद के अंदर होगा। भीषण ठंड की वजह से वेन्यू में यह बदलाव किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि देश में आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल के पास का बर्फीला तूफान चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि लोग किसी भी तरह से घायल हो, इसलिए मैंने प्रार्थना और अन्य भाषणों के अलावा उद्घाटन भाषण भी कैपिटल रोटुंडा में दिए जाने का आदेश दिया है। दरअसल कैपिटल रोटुंडा कैपिटल हिल बिल्डिंग में गुंबद के नीचे है। आपको बता दें कि 40 साल में यह पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के भीतर किया जाएगा। इससे पहले 1985 में रोनाल्ड रीगन का दूसरा शपथ ग्रहण भी कैपिटल रोटुंडा में हुआ था। उस वक्त तापमान -23 से -29 डिग्री सेल्सियस के बीच था और अब एक बार फिर संसद के अंदर शपथ ग्रहण होने जा रहा है। इस समारोह में कई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद 21 जनवरी को क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि क्वाड में शामिल देशों के प्रति ट्रंप क्या रवैया अपना